आप सभी जानते हैं कि ट्रू मीडिया के बारे में बताया मैंने कि ट्रू मीडिया पिछले 14 वर्ष से निरंतर प्रकाशित हो रही है और व्यक्ति विशेष पर विशेषांक प्रकाशित होते हैं और ये देश की अग्रणी पत्रिका बन चुकी है विशेषांक प्रकाशित करने में। देश भर में विशेषांक तो बहुत निकलते हैं, लेकिन नियमित रूप से कंटिन्यूटी में ट्रू मीडिया अपने आप में एक अग्रणी पत्रिका है, देश की अग्रणी पत्रिका है और हिंदी मासिक पत्रिका है। और विशेषांक के माध्यम से कई लेखकों पर पीएचडी चल रही है देश में। जैसे हमारे दादा कुंवर बेचैन साहब पर जब पीएचडी चल रही है तो उसमें ट्रू मीडिया की महती भूमिका होती है। लंदन से हमारे तेजेंद्र शर्मा हैं, जिनकी भारत में बहुत सारी कहानियों की पुस्तकें और ट्रू मीडिया के माध्यम से उन पर पीएचडी चल रही है। ऐसे ही प्रोफेसर सरन घई कनाडा से हैं, उनके ऊपर भी उनके जीवन पर पीएचडी चल रही है। इन चारों साथियों के पीएचडी श्रृंखला में शोधार्थियों के लिए ट्रू मीडिया महती भूमिका निभाती है। ये हमारे लिए और हमारी टीम के लिए गौरव की बात है। अब बात करते हैं रुद्राक्ष एक तव्य की ओर। ऋचा गौड़ जी की पुस्तक रुद्राक्ष एक गहन और प्रेरणादायी पुस्तक कृति है जो मनुष्य को जीवन के उतार चढ़ावों के ऊपर उठने और आत्मसम्मान की ओर बढ़ने का मार्ग दिखाती है। इस पुस्तक के अध्यात्म दर्शन और जीवन जीने की कला को बेहद प्रभावी तरीके से प्रस्तुत किया गया है। ऋचा गौड़ ने जिस प्रकार से मनुष्य और प्रकृति के बीच के संबंध को उकेरा है, यह आपकी गहराई, संवेदनशीलता और प्रकृति के प्रति प्रेम को दर्शाता है। कृति का मुख्य केंद्र बिंदु यह है कि मनुष्य जीवन के संघर्षों से थक जाता है और अपने इष्ट का स्मरण करता है तो उसे आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। यह विचार आध्यात्मिक चेतना की एक महत्वपूर्ण परिभाषा है जिसे लेखिका ने अपने सरल परंतु गहरे शब्दों में उकेरा है। यह पुस्तक न केवल आध्यात्मिकता को समझने का प्रयास करती है बल्कि दर्शन और जीवन के अर्थ को भी उजागर करती है। ऋचा गौड़ ने लेखन में जो एक खास विशेषता देखने को मिलती है वह यह है सामाजिक मुद्दों, साहित्यों, स्त्रीवाद और देशभक्ति के प्रति उनकी सजग दृष्टि है। यह अपने लेखन में समाज के प्रति एक संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाती हैं जो उनके साहित्य को एक खास पहचान देता है। यह कृति इन विषयों को भी कहीं ना कहीं छूती है जिससे पाठक को एक व्यापक दृष्टिकोण मिलता है। रुद्राक्ष में जीवन के हर पहलू, चाहे वह आंतरिक शांति की खोज हो, प्रकृति के साथ तादात्म्य के फिर या समाज में मानवीय मूल्यों की स्थापना हो, ऋचा गौड़ ने गहराई से समझाने का बहुत प्रयास किया है। यह पुस्तक न केवल पढ़ने योग्य बल्कि आत्मचिंतन और आंतरिक विकास की दिशा में एक प्रेरक पथ प्रदर्शक भी है। इस पुस्तक की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि यह साधारण भाषा में गूढ़ विषयों को प्रस्तुत करती है जिससे आम पाठक को भी इसे आसानी से समझ में आता है। ऋचा गौड़ की लेखन की शैली में गहराई और सरलता का सुंदर मेल है जो उनके साहित्य को अलग बनाता है। यह प्रयास एक महत्वपूर्ण साहित्यिक योगदान है जो आत्मज्ञान, अध्यात्म और जीवन की गहनता को समझने की दिशा में एक महत्वपूर्ण स्थान है और प्रयास है। यह कृति ऋचा गौड़ की सृजनशीलता को और सामाजिक चेतना का परिणाम है और उन्हें एक सफल लेखिका के रूप में स्थापित करती है। मैं ऋचा गौड़ जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। धन्यवाद। मुस्कुराइए और तालियां बजाइए। हाँ, श्री राम के ऊपर, उसके बाद आगे बढ़ूंगा। राम नाम जी भर जपो, घूमो चारों धाम, जब तक मन में पाप है नहीं मिलेंगे राम। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आगे बढ़ते हैं मंच की तरफ। अब मैं आज की मुख्य अतिथि डॉक्टर अनुज अग्रवाल जी को बुलाता हूं मंच पर आए और दो शब्द देकर हमें प्रेषित करें। आप सभी को HLM ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की ओर से हार्दिक प्रणाम, स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज के इस कवि सम्मेलन और सम्मान समारोह की अध्यक्षता कर रहे
वरिष्ठ साहित्यकार श्री सुभाष चंद्र जी, आज के विशिष्ट अतिथि श्री अशोक गुप्ता जी, श्रीमती पुष्पा जोशी जी, सूक्ष्मलता जी, डॉक्टर शालिनी अगम जी, श्री ओम प्रकाश प्रजापति जी, डॉक्टर कविता मल्होत्रा जी, श्री डीपी शर्मा जी, एचएलएम ग्रुप के जॉइंट डायरेक्टर डॉक्टर शशांक द्विवेदी जी, असिस्टेंट डायरेक्टर धीरज कुमार शर्मा जी, और मंचासीन सभी और सदन में उपस्थित सभी विद्वानों व साहित्यकारों का मैं हृदय की गहराइयों से पुनः हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं, आपके श्री चरणों में नमन करता हूं। आज बड़ी खूबसूरती से मंच संचालन कर रहे श्री हिमांशु शुक्ला जी का भी मैं अपने हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं, साधुवाद करता हूं। और आज की इस जो आयोजन है उसके पीछे ओम प्रकाश प्रजापति जी और हमारे एचएलएम ग्रुप के श्री अजीत अनुराग जी, इनका विशेष रूप से योगदान है। मैं इन दोनों का एक बार विशेष रूप से धन्यवाद अर्पित करता हूं, क्योंकि आप साहित्यकार हैं, हम आपके समक्ष जैसे सूर्य के समक्ष एक दीप मात्र हैं, तो जो भाषा की गलतियां हैं वो आप हमारी क्षमा करना। ट्रू मीडिया, जैसा कि प्रजापति जी ने बताया कि पिछले 15-20 वर्षों से भाषा, साहित्य, कला और संस्कृति के क्षेत्र में नए सृजन और साहित्य के संवर्धन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसके लिए मैं ट्रू मीडिया ग्रुप का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साहित्य हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। महात्मा गांधी जी ने कहा था एक बार कि साहित्य समाज का दर्पण है। यह न केवल समाज की अच्छाइयों, कुरीतियों, बुराइयों की ओर इंगित करता है, अपितु उनसे दूर हटने का, किस तरह से हम उनसे बचें, उसका भी मार्गदर्शन करता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा था कि साहित्य से हमें जीवन की न केवल समस्याओं को समझने का अवसर मिलता है, बल्कि उन्हें सुलझाने की एक दृष्टि भी प्राप्त होती है। ऐसे सभी साहित्यकार आज एचएलएम कॉलेज में इकट्ठा हुए। आप सभी को देख के मैं अचंभित हूं, अभिभूत हूं, और मैं प्रजापति जी का शब्दों में धन्यवाद करने में असमर्थ हूं। पुनः आप सभी साहित्यकारों का इस एचएलएम सभागार में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साहित्य हमें कई तरह से सुख प्रदान करता है, चाहे वो ज्ञान की दृष्टि हो, चाहे वो भाषाई सौष्ठव हो, चाहे वो कला में डूबने उतरने गहरा कर कला के मोतियों को चुनने का अवसर प्राप्त करना हो, या फिर प्रेरणा प्रदान करनी हो। साहित्य हर क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भाई हिमांशु शुक्ला जी ने बताया कि कहानी, कविता, पद्य, गद्य यही साहित्य के अंग हैं, और आज इस कवि सम्मेलन में आप सभी लोगों को सुनने का जो अवसर हमें प्राप्त होगा, मैं ज्यादा बोलकर उस अवसर को नष्ट नहीं करना चाहता हूं। पुनः सभी आपका हार्दिक स्वागत, धन्यवाद और अभिनंदन। और ऋचा गौड़ जी को मैं अपने शुभाशीष प्रेषित करता हूं, और भविष्य में भी उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आपकी लेखनी नित नए आयाम छुए, नित नई कृतियां हमें प्रदान करे। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अनुज अग्रवाल जी आपका। इसी श्रृंखला में अगले हमारे अति विशिष्ट अतिथि डॉक्टर शशांक कुमार द्विवेदी जी, कृपया आप आए और 2 शब्द संबोधित करें। सर्वप्रथम आप सभी को मेरा प्रणाम। एचएलएम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री सुभाष चंद्र जी, श्री ओम प्रकाश प्रजापति जी, श्री अशोक गुप्ता जी, सूक्ष्मलता महाजन जी, डॉक्टर शालिनी अगम जी, डॉक्टर कविता मल्होत्रा जी, डॉक्टर डीपी शर्मा जी, और इस कार्यक्रम को संपन्न कराने में मुख्य भूमिका निभाने के लिए डॉक्टर ओम प्रकाश प्रजापति और हमारे संस्थान के अजीत अनुराग जी का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन भी करता हूं कि उन्होंने इतना बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया। आप यहाँ पे बहुत साहित्यकार और हिंदी के अनुरागी सभी विद्वान लोग बैठे हैं। मैं सभी का स्वागत और अभिनंदन हृदय से करता हूं। मैं आज कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपके प्रैक्टिकल जीवन में भी है उसकी बात करूंगा। कविता से मैं विज्ञान पृष्ठभूमि का हूं और इंजीनियरिंग ग्रेजुएट रहा हूं, और मुझे इस बात की अत्यधिक प्रसन्नता है कि डॉक्टर सुभाष चंद्र जी
जो बैठे हैं ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़े रहे हैं लंबे समय तक। और डॉक्टर सुभाष चंद्र जी के बारे में मैं बहुत ज्यादा जानता हूं, क्योंकि जो मेरे मेंटर हैं डॉक्टर मनोज पटेरिया जी, उनको भारत में विज्ञान संचार का जनक कहा जाता है। और मैंने लगभग पिछले 15 वर्षों में डॉक्टर मनोज पटेरिया जी के साथ काम किया है, जो कि CSIR के महानिदेशक रह चुके हैं और हमारे बहुत अच्छे मित्र और मेंटर हैं। तो सुभाष चंद्र जी हमारी बिरादरी से आते हैं, साइंस कम्युनिकेशन में उन्होंने 2 किताबें लिखी हैं, तो उनके लिए बहुत जोरदार तालियां। अब एक बड़ी महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताऊं कि अभी 2 दिन पहले मेरा एक लेख प्रकाशित हुआ विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पे, 10 अक्टूबर को था, और ये देश के 2 बड़े अखबारों में, अमर उजाला में और लोकमत में प्रकाशित हुआ। आपको जान के हैरानी होगी कि ये जो विषय था विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, इसमें मैंने 2 विषय लिए थे। एक एना सेबेस्टियन, जो एक लड़की कोलैप्स कर गई थी अर्नेस्ट एंड यंग में काम करने वाली बेंगलुरु में, और एक सबा फातिमा जो लखनऊ में कोलैप्स कर गई थी, जो HDFC बैंक में काम कर रही थी। मैं आपको एक बात बड़ी जिम्मेदारी और उससे बताना चाहता हूं कि 2006 से लेके 2009 का दौर मेरे लिए बहुत कठिन दौर था, और ऐसा लग रहा था कि जीवन में बहुत कठिनाई महसूस कर रहा हूं। उस समय कविता ने मुझे बहुत सहारा दिया। वैसे तो मैं लेखन से पिछले 20 सालों से जुड़ा हूं और बहुत सम्मान लेखन ने दिया, लेकिन जो एक कहते हैं ना व्यक्तिगत रूप से जो खुशी, मैं क्या करता था कि छोटे छोटे कागज लेकर के कुछ छोटी छोटी कविताएं लिखता था, और उससे मुझे बहुत संतुष्टि मिलती थी। और युवाओं में लोकप्रिय कुमार विश्वास जी को मैं बहुत सुनता था, और कुछ ऐसे भी युवा कवि हैं जिनको जिनकी जो कविताएं गेय दृष्टि से रहती थी वो मुझे बहुत पसंद थी। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि कविता का जो आयाम है वो बहुत बड़ा है, और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जब जीवन लगता है कि बहुत कठिन है, तो जो रचनाधर्मी व्यक्ति होते हैं, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, इस सभागार में बैठा हुआ या कोई भी व्यक्ति हो, एक बार मुझे फिल्म का नाम याद नहीं है, बस उसका एक वो बताना चाहता हूं। उसमें एक बार क्या होता है कि अभिनेता अभिनेत्री से कहता है, जब वो जीवन के सबसे तनाव के दौर में गुजर रहा होता है, तो उससे कहता है कि तुम अपनी जिंदगी की सभी समस्याएं एक कागज में लिखो, और लिखने के बाद उसको क्रॉस करो और उस पेज को फाड़ करके फ्लश में डाल दो। हाँ, जब भी मेट, हाँ याद आया। तो उसमें शाहिद कपूर करीना कपूर से ये बात कहता है, और ये जो उपाय था इसको मैंने करके देखा, वाकई में बहुत कारगर उपाय है। और जब भी आपको लगे, आपको जान के हैरानी होगी कि जब भी आपको लगे कि अब जीवन में बहुत तनाव है, आप बस एक पेज उठाइए, पेन उठाइए और उसको लिखिए, और उस बात को आपकी आधी समस्याएं यूं ही खत्म हो जाएंगी। कल क्या हुआ, कल हमारे यहाँ दशहरा का पूजन था, तो मैं अपने पेन की पूजा कर रहा था। मेरी बेटी ने मुझसे पूछा कि ये पेन की पूजा क्यों करते हैं, पेन में क्या है? मैंने कहा बेटा यही हमारा अस्त्र है, यही हमारा शस्त्र है, यही हमारा जीवन है। तो अब मैं 4 पंक्तियां कहना चाहता हूं। एक तो सभागार को थोड़ा सा अच्छा माहौल देने के लिए कि एक एक पल से छीन लो खुशी यारो, एक एक पल से छीन लो खुशी यारो, ये रंगे जमाना कहां होगा, आज हम इकट्ठा इस महफिल में, कल ना जाने ये कारवां कहां होगा। साथियों, कल रावण जल गया, उस पर 4 पंक्तियां हैं। दिया कुछ इस तरह से जल गया, दिया कुछ इस तरह से जल गया कि पूरे घर में कालिख मल गया। ढलेगी बाढ़ तो आएंगे नेता, ये मत समझो कि खतरा टल गया। ढलेगी बाढ़ तो आएंगे नेता, ये मत समझो कि खतरा टल गया। हंसी दुनिया ने खींचे थे जो नक्शे, हंसी दुनिया ने जो खींच रखे थे नक्शे, हुई मुद्दत वो कागज जल गया, हुई मुद्दत वो कागज जल गया। और दशहरा देखकर खुश हो रहे हैं बच्चे, दशहरा देखकर खुश हो रहे हैं बच्चे, समझते हैं कि रावण जल गया। और अभी मेरे बगल में बैठे थे सुभाष चंद्र जी, तो मैं बार बार कह रहा था कि आप मेरी बिरादरी के हैं,
तो उन्होंने मुझसे चुटकी लेते हुए कहा, मैं आपकी बिरादरी के साथ साथ हास्य बिरादरी का भी हूं, ये मत भूलना। तो सुभाष जी को समर्पित ये चार पंक्तियां कि देश की यह आर्थिक, ये सुभाष जी को समर्पित है। देश की यह आर्थिक उत्थान की बेशक सदी है, आप समझिएगा इसमें गहरा व्यंग है। देश की यह आर्थिक उत्थान की बेशक सदी है, और पेट खाली ही सही पर पीठ तो बेहद लदी है। पेट खाली ही सही पर पीठ तो बेहद लदी है। और आज लोगों का सफेदी पर जरा विश्वास देखें, आज लोगों का सफेदी पर जरा विश्वास देखें। और कह रहे हैं दूध लेकिन जल 75% है। कह रहे हैं दूध लेकिन जल 75% है। साथियों, जिंदगी को और भी जिंदा दिल बनाएंगे, जिंदगी को और भी जिंदा दिल बनाएंगे। हम कलम से खून का रिश्ता निभाएंगे, हम कलम से खून का रिश्ता निभाएंगे। और ये ताज और मीनार किस काम के, ये ताज और मीनार किस काम के? सबसे पहले आदमी का घर बनाएंगे, सबसे पहले आदमी का घर बनाएंगे। और ये 4 पंक्तियां आज सुबह ओम प्रकाश प्रजापति जी ने मुझसे कहा कि वो पंक्तियां आप जरूर बोलिएगा, क्योंकि हमारा ये कार्यक्रम रिकॉर्ड हो रहा है। तो पिछले एक कार्यक्रम में मैंने 4 पंक्तियां बोली थी, लोगों को पसंद आया, तो मैं ओम प्रकाश जी के लिए ये 4 पंक्तियां बोलना चाहता हूं। पहले तो दिल जलाया गया, पहले तो दिल जलाया गया। ये जो पंक्तियां हैं ये आपके जीवन से जुड़ी हुई है, ध्यान से सुनिएगा। पहले तो दिल जलाया गया और फिर मुस्कुराया गया, और फिर मुस्कुराया गया। प्यार के एक पल के लिए, प्यार के एक पल के लिए उम्र भर आजमाया गया, उम्र भर आजमाया गया। और हमारी जिंदगी में जो होता है वो आप सुनिएगा। हो गया मैं वहां अजनबी, हो गया मैं वहां अजनबी, मैं जहां रोज आया गया, मैं जहां रोज आया गया। और आज की जिंदगी में जो सबसे ज्यादा होता है, सबके साथ होता है, वो 2 पंक्तियां हैं। मुझको पहले सजा दी गई, मुझको पहले सजा दी गई, फिर अदालत में लाया गया, फिर अदालत में लाया गया। पहले तो दिल जलाया गया। तो साथियों, ये मतलब 4 पंक्तियां थी। और एक बात और कहना चाहता हूं कि माना आपकी नजरों में किसी काबिल नहीं है हम, जब जीवन में कोई कहे कि तुम तो यार कुछ नहीं करते हो, बिल्कुल बेकार हो, तो ये पंक्तियां याद रखिएगा। माना आपकी नजरों में किसी काबिल नहीं है हम, मगर जरा उनसे पूछिए जिन्हें हासिल नहीं है हम। तो साथियों, आज ये मंच ऐसा है कि मैं तो एक साधारण सा व्यक्ति हूं, बहुत बड़ा साहित्यकार बिल्कुल नहीं हूं, लेकिन मैं लिखता पढ़ता रहता हूं। मुझे लगता है कि मैं जीवित रहूंगा। आज के इस माहौल में जब ऐसा लगता है कि घर में हैं या परिवार में हैं या कार्यस्थल पर हैं, ऐसा लगता है कि तनाव की बारिश हो रही है, उस समय मुझे लगता है कि साहित्य मुझे जिंदा तो रखेगा कम से कम। तो अभी ऋचा गौड़ जी की पुस्तक का विमोचन हुआ, उसका नाम रुद्राक्ष, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं ऋचा गौड़ जी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और साधुवाद देता हूं। वो बहुत सफल रहें और ऐसे ही रचना धर्मिता को जीवित रखें। और अभी मैंने ट्रू मीडिया की मुझे मैगजीन दिया ओम प्रकाश जी ने, तो उसको मैंने पलट के पीछे देखा, तो उसमें जो है विशेषांक थे बहुत लोगों के लिए, विशेष तौर पर वो मुझे बहुत पसंद आया। क्यों पसंद आया? क्योंकि आज के दौर में हम सब एक दूसरे की आलोचना में जुटे हुए हैं। कोई व्यक्ति कार्यस्थल पर उसको लगता है कि ये बेकार है, मैं अच्छा हूं, या समाज में भी ऐसा होता है कि हम बुराइयां करते हैं। ऐसे समय में, ऐसे कठोर समय में कोई व्यक्ति ऐसा है जो किसी व्यक्ति को विशेष फील कराता है, जिसने अपना पूरा जीवन दे दिया,
मैं इसके लिए ओम प्रकाश जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और अंत में आपने मुझे यह सम्मान दिया, मैं इसके लिए सबका आभार और एचएलएम परिवार की तरफ से मैं आप सबका स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर शशांक जी। आपने बहुत अच्छी गजल, बहुत अच्छी पंक्तियां पढ़ी और मैं अचंभित हूं कि प्रजापति सर ने आपसे मुख्यतः सिर्फ यही वाली लाइन पढ़ने को क्यों बोला, पहले तो दिल जलाया गया। देखिए, अगर मुझे समझना है तो हमारे घर के बड़ों को पहले सुनिए। आइए इसी श्रृंखला में हमारे अगले अति विशिष्ट अतिथि डॉक्टर धीरज कुमार शर्मा जी, आप आए और मंच को सम्मानित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर मंच का संचालन कर रहे हैं आप। और इस एचएलएम सभागार में, इस मंच पर आज जिन हस्तियों के बीच में हम एचएलएम परिवार के सदस्य यहां बैठे हैं, सबसे पहले हम अपने आप को बहुत अभिभूत महसूस कर रहे हैं आप सब लोगों के बीच में होकर। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्री सुभाष चंद्र जी, आज एचएलएम परिवार की तरफ से कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री अनुज अग्रवाल जी, हमारे कॉलेज के जॉइंट डायरेक्टर श्री शशांक द्विवेदी जी, श्री अशोक गुप्ता जी, हमारी मातृशक्ति के रूप में डॉक्टर सुषमलता महाजन जी, डॉक्टर शालिनी जी, डॉक्टर कविता, डॉक्टर डीपी शर्मा जी, मैं सर्वप्रथम आप सबका बहुत बहुत एचएलएम परिवार की तरफ से स्वागत करता हूं। अभी डॉक्टर शशांक द्विवेदी जी ने कहा कि मुझे लगता है कि मैं साहित्य की वजह से जिंदा रहूंगा, और मुझे लगता है कि साहित्य की वजह से ये देश जिंदा रहेगा, इस देश की संस्कृति जिंदा रहेगी। क्योंकि सिर्फ एक लाइन में जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, तो मैं समझता हूं इस एक लाइन में आप सब लोगों को मैं प्रणाम करता हूं, इस एक लाइन के माध्यम से। दूसरा, अगर आज हमारे देश की सीमाओं पर हमारे देश का सैनिक, हमारे देश का जवान अपना घर परिवार छोड़कर अपनी जान को हाथ में रखकर हम लोगों की हिफाजत करता है, तो इस सभ्य समाज के बीच में आप लोग बीच में रह के उसकी वीरता को पूरे देश को और पूरे विश्व को बताने का काम करता है, तो वो सिर्फ कवि और साहित्यकार है, दूसरा कोई भी नहीं है। मैं व्यक्तिगत रूप से इस बात को मानता हूं कि सैनिक के बाद इस देश के साहित्यकार का दर्जा इतना बड़ा होता है क्योंकि वो ही एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसने समय समय पर समाज की विभिन्न कुसंगतियों के खिलाफ आवाज उठाई, हमारे देश की वीरता के लिए उन्होंने पूरे देश को बताया। तो मैं आप सब लोगों को यहां से सादर प्रणाम करता हूं। सिर्फ शब्दों के माध्यम से तो मैं इतना ही कर सकता हूं, लेकिन वास्तव में साहित्य, साहित्यकार, कवि, आप सब लोग इस समाज के एक इतने महत्वपूर्ण हिस्से हो जिसके बिना ये इंडिया तो बन सकता है पर भारत नहीं बन सकता। भारत को भारत बनाने में सबसे ज्यादा योगदान अगर किसी का है तो वो आप लोगों का है। हम सब लोग शिक्षा जगत से आते हैं और मेरा जो डोमेन रहा है, मैं फिजिकल एजुकेशन से आता हूं। आप सब लोगों के मध्य बैठा हूं, अच्छी अच्छी बातें सुन रहा हूं, ज्यादा बोलना तो मुझे नहीं आता, पर खिलाड़ी हूं और आने वाली जनरेशन को मोटिवेशन भी देता हूं, उत्साहित भी देता हूं, प्रोत्साहित भी करता हूं। तो बस इतना ही बोलूंगा आप लोगों के सामने तो कि यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल अपनी, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल अपनी, एक जनून सा दिल में जगाना पड़ता है। और मैंने पूछा चिड़िया से, किससे? चिड़िया से। बहुत छोटा सा जीव होता है। मैंने पूछा चिड़िया से कैसे बनाई घोंसला तुम्हारा, तो बोली भरनी पड़ती है उड़ान, बार बार तिनका तिनका उठाना पड़ता है। अगर हमारे समाज में एक चिड़िया ने इतना बड़ा संदेश दिया है
और तो हम सब लोगों को तो इस देश के लिए, इस देश की माटी के लिए, इस देश की संस्कृति के लिए क्या क्या करना चाहिए, ये हम लोगों का दायित्व बैठता है। मैं अंत में हमारे डॉक्टर ओम प्रकाश प्रजापति जी, जो आज सौभाग्य से दूसरी बार इस एचएलएम प्रांगण में, और हमने निवेदन किया था और उन्होंने हमारा निवेदन स्वीकार किया, और सच में आज रविवार का दिन है और हम सब लोग जो जिस जीवन शैली में हम लोगों की छुट्टी का दिन था, लेकिन जब ओम प्रकाश प्रजापति जी ने कहा कि एक कवि सम्मेलन ट्रू मीडिया के माध्यम से एचएलएम परिवार के तत्वाधान में होता है, तो हमने सहर्ष स्वीकार किया। और मैं इस पूरे कार्यक्रम के लिए ओम प्रकाश प्रजापति जी से ज्यादा अपने अजीत जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, जो हमारे साथी शिक्षक है। उन्होंने कहा कि सर एक कवि सम्मेलन होना है, तो अनुज जी ने तुरंत कहा बिल्कुल होना है, क्योंकि यकीन मानिए जब हम लोग उस दिन यहाँ बैठे तो हमें भी लगा कि यार हम अपने जीवन की भाग दौड़ में अपनी संस्कृति से बहुत दूर हैं, हम बहुत दूर हो चुके हैं, सिर्फ मंच और स्टेज तक हम लोग सीमित रह गए। तो हमने तय किया कि नहीं, हम बैठेंगे और बैठेंगे, आप सब लोगों को सुनेंगे। ज्यादा नहीं बोलते हुए अपनी बात को खत्म करते, क्योंकि आज आप सब लोगों को सुनना है। मैं डॉक्टर धीरज शर्मा, अपनी जो मेरी जिंदगी का एक लाइन में अगर मैं बोलता हूं तो, और अपने छात्रों को भी अगर मैं बताता हूं, ये लाइन है तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी जैसे महान व्यक्तित्व ने दी थी। लेकिन व्यक्तिगत और तौर पर जब विजेंद्र सिंह जी ओलंपिक में मेडल जीते तो उनसे पूछा गया कि आप भारत जैसे देश में बॉक्सिंग का एक मेडल आया, तो उसके पीछे क्या कारण रहा, क्या आपकी मेहनत रही? तो उन्होंने कहा कि मैं जब भी प्रैक्टिस सेशन करता था और उसके बाद थक के बैठ जाता था, तो उस समय बस मेरे दिमाग में एक ही बात आती थी कि यार जिससे मेरा परसों मैच है वो इस समय क्या कर रहा होगा, कहीं वो प्रैक्टिस तो नहीं कर रहा। तो मैं खड़ा हो जाता था और तुरंत दोबारा रिंग में जाके बॉक्सिंग करता था। तो उन्होंने कहा था उस दिन एयरपोर्ट पर उतर के, भारत जब वो मेडल जीत के आए, कि सपने वो नहीं होते जो रात को सोने के बाद आते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें रात भर सोने नहीं देते। जय हिंद, जय भारत। एक छोटी सी भूल सुधार, मैं अपने संबोधन में दो लोगों के नाम लेना भूल गया। एक हमारे डॉक्टर अनुज अग्रवाल जी, हमारे निदेशक हैं, जो कि अभी हम लोग जून में आए, जो कि आर्किटेक्ट हैं हर कार्य के लिए, और हमारे सहायक निदेशक धीरज शर्मा जी, जो कि हम सबसे सीनियर हैं इस संस्थान में। और ऐसा होता है कि जब कोई समस्या आती है तो फिर धीरज जी से बोलना पड़ता है कि भाई बताओ कि करना क्या है। मतलब ये सलाह नहीं लेते हैं, हम उनसे बोलते हैं कि अब बताओ करना क्या है। और अजीत जी हमारे यहाँ बैठे हैं, और हमारे सरस्वती तिवारी जो लॉ डिपार्टमेंट के एचओडी हैं वो बैठे हैं। तो मैंने कहा भूल सुधार तो की ही जा सकती है मंच से। तो मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं अनुज जी का, जो लगातार प्रयास करते हैं, मुझे भी प्रोत्साहित करते हैं अच्छा लिखने और बोलने के लिए और कार्यक्रमों के लिए। सबसे अच्छी बात क्या है कि हम तीनों निदेशक एक सुर में रहते हैं किसी भी अच्छे कार्य को करने के लिए। तो जोरदार तालियां दोनों के लिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर धीरज जी आपका। जैसा कि आपने बताया कि ये देश में पहले सैनिक है और दूसरे साहित्यकार। आप सभी साहित्यकारों के लिए केवल अपनी 4 पंक्तियां ये आप सभी को समर्पित हैं, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। हालात लिखता हूं, ख्यालात लिखता हूं, हालात लिखता हूं, ख्यालात लिखता हूं, अनकहे अनसुने जज्बात लिखता हूं, चाह कर भी तुम जो कह नहीं सकते, मैं बेखौफ जमाने में वो बात लिखता हूं। आइए इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर मोहित कुमार जिंदल जी हमारे बीच अभी अगले मैं आमंत्रित करूंगा विशिष्ट अतिथि श्री देवेंद्र प्रकाश शर्मा जी देव जी को। आदरणीय मंच अध्यक्ष महोदय और ट्रू मीडिया एचएलएम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के सहयोग से जो ये कवि सम्मेलन किया जा रहा है, इसको लेकर के मैं सभी का धन्यवाद प्रकट करता हूँ। मैं अपनी कविता के बारे में, मेरा शायद पहले नंबर आ गया, बहुत अच्छी बात है।
पर मैं अपनी कोई रचना सुनाऊं उससे पहले मैं ट्रू मीडिया के बारे में 2 शब्द बोलना चाहूँगा कि मैं एक रिटायर्ड पर्सन हूँ और रिटायरमेंट के बाद में मैंने साहित्य में मेरी जैसे जो एक रुचि थी वो दबी हुई थी, उसके माध्यम से मेरा ट्रू मीडिया से कुछ सालों पहले संपर्क हुआ। भाई ओम प्रकाश प्रजापति जी से मुलाकात हुई और ये मैंने देखा कि एक निष्पक्ष और निस्वार्थ भाई ओम प्रकाश प्रजापति जी ट्रू मीडिया साहित्यिक ग्रुप का एक ट्रू चैनल चला रहे हैं और इस चैनल के माध्यम से, इस चैनल को मैं एक सीढ़ी कहूंगा, इस सीढ़ी के माध्यम से जो लोग चले थे आज बहुत ऊपर ऊंचाई ले चुके हैं, बहुत कुछ वो हासिल भी कर चुके हैं, बहुत लोगों की बहुत रचनाएं प्रकाशित हो चुकी हैं, बहुत सी किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं, कुछ लोग गायब भी हो गए हैं। उसको लेकर के थोड़ा सा कुछ ये एक यात्रा है, होता है। कुछ लोग जो है सीढ़ी का इस्तेमाल करना जानते हैं, परंतु जी वो सीढ़ी का इस्तेमाल करना जानते हैं, पर वो सोचते हैं कि हम एक ऐसी ऊंचाई पे पहुंच गए हैं, शायद जो है अब हमें बहुत ऊपर चले गए हैं। बट ये एक ऐसी सीढ़ी है, निस्वार्थ है और मैं इसको ट्रू मीडिया को एक एकेडमी मानता हूँ। ये एक ऐसी एकेडमी है जहाँ हमें रोज कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। आज हम HLM ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में आए हैं। यहाँ आकर के ही हमने देखा कि साइंस जगत से जुड़े हुए, फिजिकल जगत से, शिक्षक वर्ग से जुड़े हुए कितनी अच्छी अच्छी रचनाएं सुना रहे हैं और कि मैं समझता हूँ कि छा गए हैं। बहुत बहुत आपका आभार। तो यही बस एक छोटी सी मेरी वो थी। मुझे लगता है कि मेरे को भाई हिमांशु जी शुक्ला जी बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपको बधाई। आदरणीय अग्रवाल साहब, मैं सोच रहा था शायद यहाँ स्टूडेंट्स होंगे बहुत सारे, तो मैं एक ऐसी रचना लेकर के आया था कि मैं कुछ संस्कार की बात करूंगा। मैं हम लोग हर तरह की रचना सुना लेते हैं और परंतु जो है क्या नाम है, मैं स्टूडेंट्स को लेकर के एक संस्कार की रचना लेकर के आया था। अगर इजाजत हो तो मैं सुनाऊं। मेन कहानी क्या है आदरणीय धीरज जी, मेन कहानी क्या है कि हमने देखा है कि आज जो है बच्चों में संस्कारों की भावना जो है वो कम होती चली जा रही है। अपनी जिंदगी में व्यस्त होकर के संस्कार और पारिवारिक कर्तव्यों को बच्चे भूलते जा रहे हैं। ये भी देखा जाता है कि माता पिता के तर्पण को लेकर के और उनका श्राद्ध करना भी, श्राद्ध गए हैं, श्राद्ध को लेकर के देखा जाए तो श्राद्ध करने वालों ने कितनों ने सही मायने में अपने समय में अपने माता पिता का ध्यान रखा है या उनकी सेवा करी है, ये सोचने का विषय है। परिवारों के बिगड़ते संस्कार पर कुछ पंक्तियां लिखने की कोशिश करी है, मैं उसको सुनाना चाहता हूं। अपने बेबस पिता की बेटा सुन ले तू पुकार। अपने बेबस पिता की बेटा सुन ले तू पुकार। तेरी जिंदगी के कुछ पलों के लिए तेरी मां की है ये गुहार। अपनी मां से आखिरी बार मिलने आ जाना, एक बार उसे बहू और पोते को भी दिखा जाना। बेटा तू जल्दी आ जाना, बेटा तू जल्दी आ जाना। तुझे देखने को तेरी मां आईसीयू में तड़प रही है। मुझ लाचार की तो अब यह दुनिया ही उजड़ रही है। अरे इकलौते मेरी तो जिंदगी लुट रही है। इस बुढ़ापे में मेरी किस्मत फूट रही है। तेरी मां की आत्मा भी ना जाने क्या तक रही है। नर्स भी तो कुछ बताने से झिझक रही है। लगता है डॉक्टर भी कुछ छुपा रहे हैं। तेरी मां की टूटती सांसों को चला रहे हैं। उन सांसों की लड़ी को
उन सांसों की लड़ी को जोड़ने तू जरूर चले आना। बेटा तू जल्दी आ जाना। बेटा तू जल्दी आ जाना। तेरे शिक्षा ऋण और कैरियर में सब खुक हो गया था। तेरे शिक्षा ऋण और कैरियर में सब खुक हो गया है। तेरी मां के इलाज में अब मेडिकल इंश्योरेंस भी खो गया है। तेरी मौसी बुआ कभी कभी अस्पताल में मिलने आ जाते हैं। पास पड़ोसी भी आकर कभी कभार 2 रोटी दे जाते हैं। कई बार तो ये तेरा मजबूर पिता भूखा ही रह जाता है। बाहर पड़ी बेंच पर बैठे बैठे ही सो जाता है। मेरा दिल बेटा तेरे लिए सदा ही सच्चा है। मां के लिए तो तू आज भी एक बच्चा है। तू बिना किसी संकोच के बेहिचक चले आना। बेटा तू जल्दी आ जाना। बेटा तू जल्दी आ जाना। पहले मुझे तो ऑफिस की व्यस्तता ने कभी छोड़ा नहीं। अपनी जिद के लिए तेरा झगड़ना बताकर इसने मेरा दिल तोड़ा नहीं। तेरे किसी भी शौक से इसने इनकार किया नहीं। मेरी झिड़की भी सुनती थी पर कान में कोई गिला भरा नहीं। तू कब लाड प्यार में इतना बड़ा हुआ मुझे पता ही नहीं। तेरी पसंद के फैसले पर भी तो आज हम कोई खफा नहीं। हमारे लिए तेरी अनदेखी पर हमारे दिल में कोई रोष नहीं। जो हुआ वो हमारा नसीब था, इसमें तेरा कोई दोष नहीं। अब अंतिम समय में इस मां की आस को मत ठुकराना। बेटा तू जल्दी आ जाना। बेटा तू जल्दी आ जाना। अपने बेबस पिता की बेटा सुन ले तू पुकार। तेरी जिंदगी के कुछ पलों के लिए तेरी मां की है गुहार। अपनी मां से आखिरी बार मिलने आ जाना। एक बार उसे बहू और पोते से मिला जाना। बेटा तू जल्दी आ जाना। बेटा तू जल्दी आ जाना। हम आज हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, परंतु जरूरी है कि विशेषकर हमारे हिंदू परिवार में पहले हम अपने घर को संभाल लें। बच्चों को संस्कार देने से पहले हम वो कोशिश करें कि बच्चे हमारे संस्कार को देख लें, तभी बच्चे हम उस संस्कार को प्राप्त कर सकते हैं जिसकी हम उनसे अपेक्षा करते हैं। वरना आज यही हो रहा है, बच्चे माँ बाप के संस्कारों तक में, अंतिम संस्कार तक में भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसको मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। 7 समुद्र पार से अपनी मस्त जिंदगी के खुमार से, 7 समुद्र पार से अपनी मस्त जिंदगी के खुमार से बेटा तू अब कभी मत आना। बेटा तू अब हमको भूल ही जाना। तेरी मां की क्रिया वहां मैं निपटा करके आया हूं। गंगा तर्पण के लिए सिर्फ एक झोला साथ लाया हूं।